दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं चुभा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है। ओ हो आ अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों क्लासेस पीडीएफ के लिए अभी ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को। जी हाँ, आपको क्या करना है बच्चों, क्लासेस पीडीएफ नोट्स है ना, इन सभी चीज़ों के लिए आपको बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ना होगा। इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना होगा। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार से यह प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, एल्गिनेट। जल्दी से जवाब दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, बताइए समुद्री खरपतवार से क्या प्राप्त होता है, बताइए जल्दी से। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है देन आप लोगों का आंसर सही है, एल्गिनेट है ना। हाँ, तो बात करेंगे एल्गिनेट के बारे में। तो एल्गिनेट को हम लोग एल्गेनिक एसिड भी कहते हैं, इसको हम लोग एल्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और इसका मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? तो इसका मुख्य स्रोत जो है ये समुद्री खरपतवार ही है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ये बहुकोशीय शैवाल एल्गी भी कहलाते हैं, है ना। अब इसके अंतर्गत जो है लाल, भूरे तथा हरे शैवाल यानी कई तरह के जो है प्रजातियां आ जाती हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि समुद्री खरपतवार से क्या प्राप्त होता है? एल्गिनेट प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज विकर्ण का अणु प्रति मिनट कार्बन के लगभग कितने अणु को जल योजित करता है? बता दीजिए। 30 इंटू 10 का पावर 6, 30 इंटू 10 का पावर 2 या फिर 300 या 30? जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, एक मिनट में कार्बोनिक एनहाइड्रेज विकर्ण का जो अणु होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग कितने अणुओं को हाइड्रेट कर सकता है जी? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन ए देन आप लोग सही हैं। तो ये बच्चों कितना करता है? 30 गुने 10 के पावर 6, यानी इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? 3 करोड़ से भी अधिक, है ना, 3 करोड़ से भी अधिक अणुओं को हाइड्रेट करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, मानव रुधिर कोशिकाओं के समपराशरी सोडियम क्लोराइड विलयन है, यानी मानव रुधिर कोशिकाओं का जो समपराशरी सोडियम क्लोराइड का जो विलयन है वो कितना % होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों 9%, 10%, सॉरी 9%, 0.9%, 1.9% या 5%। जल्दी से बताइए, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब, जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो सब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन बी देन आप लोग का आंसर सही है। तो 0.9 सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम लोग बच्चों समपराशरी यानी आइसोटोनिक कहते हैं, है ना। क्या मैं बताया? 0.9% सोडियम क्लोराइड यानी NaCl सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है बच्चों? समपराशरी कहा जाता है, यानी इंग्लिश में आइसोटोनिक कहा जाता है, याद रहेगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुकोशीय पादपों में मध्य पट्टिका बनी होती है, यानी इन मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स द मिडल प्लेट इज मेड अप। बताइए आप, जो मध्य पट्टिका बनी होती है बहुकोशीय पादपों में, है ना, वो किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की, सेल्यूलोज की, एल्गिनेट की या पैक्टेट की? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। हाँ जी,
तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन डी देन आप लोग सही हैं। तो बहुकोशीय पादपों में जो मध्य पट्टिका बनी होती है वो पैक्टेट की बनी होती है। देखो बात करेंगे दोस्तों सेल्यूलोज की, तो ये क्या है, ये कार्बोनिक कंपाउंड है ना, और ये एक जो है पॉलीसैकेराइड भी है ना। और एल्गिनेट के बारे में जैसे बात करेंगे तो ये क्या है, एल्गिनेट इज ए पॉलीमर ड्राइव फ्रॉम एल्गिनिक एसिड, ठीक है, बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बच्चों इतना जो है आपको याद रखना है कि बहुकोशीय पादपों में जो मध्य पट्टिका बनी होती है वो पैक्टेट की बनी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों ग्लाइको अपघटन, यानी ग्लाइकोसिस भी कहा जाता है इसको। तो ग्लाइको अपघटन यहाँ होता है, कहाँ होता है जी, कहाँ संपन्न होता है, केंद्रों में, राइबोसोम पर, कोशिका द्रव्य में, झिल्लियों में। जवाब दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। ग्लाइको अपघटन कहाँ होता है बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं देन आप लोगों का आंसर सही है। तो देखिए ग्लाइकोसिस या ग्लाइको अपघटन, देखो इसको ग्लाइको अपघटन है, इसको हम लोग ग्लाइकोसिस भी कहते हैं इसका, ठीक है, इसका एक और नाम है ग्लाइकोसिस। तो ग्लाइको अपघटन या ग्लाइकोसिस ये जो है श्वसन की प्रथम अभिक्रिया है और ये कोशिका द्रव में जो है संपन्न होती है। तो ऑप्शन सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यह अर्धश्वासित अंगक है, यानी कौन सा इसमें से सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, झिल्लिया, केंद्र। जल्दी से जवाब दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। यानी पूछा है कि इनमें इन चारों में से कौन सा एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, कौन सा एक अर्ध श्वासित अंगक है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, तो ये कैसा है कि ये अर्ध श्वासित अंगक है। और इसके साथ साथ एक और है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों जो है सेमी ऑटोनोमस अंगक है यानी ऑर्गन है, ठीक है, हाँ, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ग्लाइकोजन कण इसमें पाए जाते हैं, यानी ग्लाइकोजन पार्टिकल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, पादप कोशिकाएं में, वसा कोशिका में, पेशी कोशिका में या एल्यूरोन ग्रेन्स में। जल्दी से बता दीजिए, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। क्वेश्चन है बच्चों ग्लाइकोजोन पार्टिकल कहाँ पाए जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग का जवाब वसा कोशिका है देन आप सभी विद्यार्थी सही हैं। तो ग्लाइकोजोन कण कहाँ पाए जाते हैं, वसा कोशिका में पाए जाते हैं, फैट सेल में पाए जाते हैं। अब देखिए ये ग्लाइकोजन होता क्या है बच्चों, तो ये ग्लूकोज पॉलीसैकेराइड है जो मनुष्य, जानवरों, कवक और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण के रूप में काम करता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ग्लूकोज के एक अणु के ग्लाइको अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पादित होते हैं। एटीपी का मतलब समझते हो बच्चों, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो अब बता दीजिए ग्लूकोज के एक अणु के ग्लाइको अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पादित होते हैं। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चों ऑप्शन सी यानी 2, है ना, हाँ, तो आंसर आपका सही है, ठीक है, गुड। हाँ जी, तो ग्लाइकोसिस, है ना, ग्लाइकोसिस क्रिया के दौरान ग्लूकोज का एक अणु से एटीपी के 2 अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक अणुओं से 2 एटीपी का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या होगा, 2 एटीपी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साइटोकाइनेसिस इसमें प्रारंभ होता है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था या अंत्यावस्था। यानी देखिए क्वेश्चन ये है ना, व्हाट डज फेज साइटोकाइनेसिस बिगिंस, यानी जो साइटोकाइनेसिस है ये किस फेज में जो है शुरू होता है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था,
पश्चावस्था या अंत्यावस्था? तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चों ऑप्शन सी, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पश्चावस्था। पश्चावस्था में जो है ये साइटोकाइनेसिस जो है प्रारंभ होता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग एनाफेज। एनाफेज, ठीक है, याद रखना, एनाफेज होता है। चलिए बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बहुकोशिकीय अपघटों का जगत कहा जाता है? किसे बहुकोशिकीय अपघटों का जगत कहा जाता है? फंगी यानी कवक को, पादप को, प्रोटिस्टा को, मोनेरा को? जल्दी से जवाब दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे बच्चों। जी हाँ जी, जवाब दीजिए। यानी किसे बहुकोशिकीय अपघटों का जगत कहा जाता है? तो वेरी गुड, किसको कहा जाता है? फंगी को कहा जाता है ना, यानी फंगी कवक को बहुकोशिकीय अपघटों का जगत कहा जाता है। स्टडी ऑफ फंगी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ फंगी बता दीजिए। कवकों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है बच्चों? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं माइकोलॉजी, देन आप लोग का आंसर सही है। स्टडी ऑफ फंगी क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, है ना। हाँ, यानी कवकों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज आज की ये जो क्लास हो रही है एज अ टेस्ट के रूप में हो रहा है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ना सब प्रीवियस पेपर है। ये जो पेपर आप लोग कर रहे हो ये 2010 का पेपर है, ठीक है दोस्तों, 2010 में, है ना, 2010 से पूछे गए क्वेश्चन है ये सब। तो आपको हर एक क्वेश्चन को रट लेना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीट होता है, ठीक है। बायोलॉजी में क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, 2010 का नहीं है, 2011 का पेपर है, ठीक है, 2011 का पेपर है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चीड़ प्रदर्शित करता है। चीड़ प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है बच्चों? जाति, क्रम, कुल, वंश। तो देखिए चीड़ है क्या? तो ये एक अनावृत बीजी पौधा है। चीड़ क्या होता है? तो ये बच्चों अनावृत बीजी पौधा है, यानी जिसको आप लोग जिम्नोस्पर्म कहते हो इंग्लिश में, है ना। ये क्या है? अनावृत बीजी पौधा है, यानी जिम्नोस्पर्म प्लांट है। और ये पौधा सीधा पृथ्वी पर जो है खड़ा रहता है, सीधा, बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। तो ये जो है क्या प्रदर्शित करता है? जाति, क्रम, कुल, वंश। तो बच्चों ये वंश को जो है प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एसिडोफाइल है, क्या है? आर्केबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, या फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है? बताइए ये क्या है? बताइए बच्चों, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, ठीक है। तो बता दीजिए जल्दी से एसिडोफाइल क्या है? तो शाबाश, यदि आप लोग जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं आर्केबैक्टीरिया, देन आप लोगों का आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए एसिडोफाइल ये है क्या? तो बच्चों एसिडोफाइल ये जो है ना अत्यधिक अम्लीय परिस्थितियों में पनपता है। ये एक ऑर्गेनिज्म है, जीव है, जो अत्यधिक अम्लीय परिस्थितियों में पनपता है। और ये ऑर्गेनिज्म जीवन के वृक्ष की विभिन्न शाखाओं में पाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है? एक आर्केबैक्टीरिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यह द्विबीजपत्री का उदाहरण है। बताइए, यह द्विबीजपत्री का उदाहरण है कौन सा? दाल, बांस, गन्ना, केला। जल्दी से बता दीजिए बच्चों। पूछा क्या है आपसे? आपसे एग्जाम्पल पूछा है डाइकोटिलीडोने का। डाइकोटिलीडोने का एक एग्जाम्पल पूछा है, तो बता दीजिए इन चारों में से कौन सा होगा? डाइकोटिलीडोने, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री। तो बता दीजिए कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन ए, देन आप लोगों का आंसर सही है। अब देखिए एक होता है एक बीजपत्री, आप लोग सुने ही होंगे एक बीजपत्री, है ना। तो एक बीजपत्री पौधे के उदाहरण कौन कौन से हो जाते हैं? बताइए।
एक बीज पत्री पौधे के जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, तो आपका मक्का हो गया, है ना, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, प्याज हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक बीज पत्री पौधे के उदाहरण हैं। ठीक है, और अगर मैं पूछूं द्विबीजपत्री पौधे के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, द्विबीजपत्री, देखो एक बीज पत्री को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको मोनोकोटलीडोने बोलते हैं, और द्विबीज पत्री को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइकोटलीडोने बोलते हैं। ठीक है, तो एक बीज पत्री के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा मक्का, गेहूं, है ना, प्याज या फिर गन्ना भी बोल सकते हो आप लोग। और द्विबीज पत्री के उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे दाल हो गया आपका, मटर हो गया, चना हो गया। आ रही है बात समझ में? हाँ, तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, मूंगा इस संघ में आता है, किस संघ में आता है जी, पॉरीफेरा, निडेरिया, मोलास्का, एनेलिडा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। मूंगा यानी कोरल, इसे क्या कहते हैं, कोरल भी कहते हैं। बताइए कोरल जो है ये किस संघ में आता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो ये किस में आता है, निडेरिया में आता है ना, ये निडेरिया में आता है। तो देखिए निडेरिया में क्या क्या आते हैं, एक तो मूंगा आ जाता है ना, और फिर हाइड्रा, पूछ लेगा कि हाइड्रा ये किस संघ में आता है, तो याद रखना है ये भी जो है बच्चों निडेरिया में आता है। ठीक है, हाँ, इसी तरह से अगर पूछेगा जेलीफिश ये भी जो है निडेरिया में आता है। ये सब एग्जाम्पल है, पूछ लेता है कि निडेरिया में कौन सा संघ आता है ना, निडेरिया में कौन सा संघ आता है, तो इतना याद रखना है तीनों, मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश। अब देखो यदि बच्चों हम लोग बात करें पॉरीफेरा की, तो इस संघ के जो जंतु होते हैं ना वो खारे पानी में पाए जाते हैं। इस संघ के जो जंतु होते हैं वो खारे पानी में पाए जाने वाले जीव होते हैं, और इनके शरीर पर जो है असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, यानी बहुत सारा छिद्र, असंख्य छिद्र जो है इनके शरीर पर होते हैं, और ये जीव बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपका साइकन आ जाएगा, इसका बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, तो याद रहेगा। अब दोस्तों बात कर ले मोलस्का के बारे में, तो इसमें जंतुओं में श्वसन गिल्स या टिनिडिया से संपन्न होता है। ठीक है, और इनमें सदैव जो है कवच उपस्थित रहता है, कवच। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पैरामेडिकल के 2019 के पेपर में कि भैया पूछा था कि किसका शरीर कैल्शियम के कवच से ढका होता है, पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। जो बच्चे प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे होंगे वो बताएंगे ये था कि नहीं था, कि किसका शरीर कैल्शियम के कवच से ढका हुआ रहता है, किसका शरीर कैल्शियम के कवच से ढका होता है बच्चों। तो किसका ढका होता है, ये मोलस्का का जो है ढका होता है। ठीक है, और इसका ये उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों, उदाहरण क्या हो जाएगा, मोलस्का संघ का उदाहरण क्या हो जाएगा, घोंघा हो जाएगा आपका, है ना, शीपी हो जाएगा। तो ये सब बच्चों याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है फिर से। ठीक है, अब बच्चों बात कर लेंगे हम लोग एनेलिडा के बारे में। तो इस संघ के जो जंतु होते हैं वो श्वसन, इस संघ के जो जंतु होते हैं वो श्वसन जो है सामान्यतः त्वचा के माध्यम से लेते हैं, त्वचा के माध्यम से जो है बच्चों ये श्वसन लेते हैं। ठीक है, और इनका जो ब्लड है, रुधिर है, वो लाल होता है। ठीक है, और इस वर्ग के जीव जो है एक लिंगी व उभयलिंगी दोनों होते हैं। अब उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा बता दीजिए, एनेलिडा का उदाहरण आप लोग बता सकते हो क्या क्या हो जाएगा। तो बच्चों केचुआ हो जाएगा। ठीक है, केचुआ, जोग, ये सब जो है हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। आ रही है बात समझ में? हाँ, तो चलिए बच्चों, है ना, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, बलबर किसके शरीर में उपस्थित वसा है। ये बलबर जो है इन चारों में से किसके शरीर में उपस्थित वसा है, ये बताइए, सील, चमगादड़, व्हेल या डॉल्फिन। तो बच्चों बलबर जो है ये समुद्री स्तनधारी, जैसे आपका व्हेल हो गया, व्हेल मछली, है ना, या फिर वालरस हो गया, है ना, तो इनकी त्वचा के नीचे वसा की ये मोटी परत होती है, क्या, बलबर। तो बलबर जो है किसके शरीर में उपस्थित वसा है, तो व्हेल,
वेल जो है ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यानी ये जो वेल देख रहे हो ना, ये क्या है, तो ये जितने भी स्तनधारी समुद्री जीव हैं, यानी जितने भी समुद्री मैमल्स हैं, तो इनकी त्वचा के नीचे ये जो है वसा की ये मोटी परत बनी होती है। आई बात समझ में? तो आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि बल्बर जो है ये वेल शरीर में उपस्थित वसा है। ठीक है, चलिए हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां इससे आवर्त होती है। किससे आवर्त होती है? चर्बी यानी वसा से, प्रोटीन से, मोम से या ग्लाइकोजन से? बता दीजिए जल्दी से बच्चों। मरुस्थलीय है ना, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, इनकी जो लीव्स होती है वो किस चीज़ से ढकी हुई होती है? तो जवाब दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। तो वेरी गुड, मोम से, है ना। तो यदि आप लोगों का आंसर ऑप्शन सी है देन आप लोग सही है ना। और देखिए याद रखिएगा, ये मरुस्थलीय जो पौधे की पत्ती होती है ना, बहुत ज़्यादा नोकीली होती हैं। ठीक है, आप लोग को मालूम ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ई कोलाई जीवाणु का आकार माइक्रोन में है। कितना माइक्रोन में है? लगभग 50, 5, 10, 100। ई कोलाई जीवाणु का आकार जो है वो कितने माइक्रोन में है बच्चों? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं 5 माइक्रोन, देन आप लोग का आंसर सही है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, कौन से कोशिकांग बिना झिल्ली वाले हैं? क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लिक केंद्रक है या राइबोसोम है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। कौन से कोशिकांग बिना झिल्ली वाले होते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं राइबोसोम, राइबोसोम जो है बिना झिल्ली वाले कोशिकांग हैं, तो आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, ये कोशिकांग होते क्या हैं? तो देखिए, जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती है, और इसी संरचनाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका अंग कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहु असंतृप्त वशीय अम्ल है? यानी इनमें से कौन सा एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है? अब देखिए स्टूडेंट, ये बहु असंतृप्त वशीय अम्ल है क्या? यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये क्या है? तो बच्चों, बहु असंतृप्त वसा अम्ल वैसे वशीय अम्ल होते हैं जिनके कार्बन चैन में एक से अधिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा, कौन सा एक बहु असंतृप्त वशीय अम्ल है? ये लिनोलिक अम्ल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यह अमीनो अम्ल थायरॉक्सिन हार्मोन में परिवर्तित होता है। कौन सा अमीनो अम्ल जो है थायरॉक्सिन हार्मोन में परिवर्तन हो जाता है इसका? बताइए। टायरोसिन है, एलानिन है, ट्रिप्टोफैन है या फिर प्रोलिन है? जल्दी से बता दीजिए बच्चों, कौन सा अमीनो अम्ल थायरॉक्सिन हार्मोन में परिवर्तित होता है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन ए, देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो टायरोसिन जो अमीनो अम्ल है ये थायरॉक्सिन हार्मोन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, बात आई है अमीनो अम्ल की, तो क्या आप लोग बता सकते हैं अमीनो अम्ल मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, अमीनो एसिड? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए बच्चों, यदि आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।